हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एचपीयू बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्जाम में तो आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने 9816270161 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और उसमें आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट जो है वो कंटेंट जो है एचपीयू और एसपीयू का भी आपको एसपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस का भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि द प्रोजेक्ट मेथड वाज एडवोकेटेड बाय, द परियोजना विधि का जो समर्थन था वे किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोजेक्ट मेथड जो था इसका जो समर्थन था वे जॉन डीवी ने किया था। इसके जो फाउंडर थे, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्रोजेक्ट मेथड वाज एडवोकेटेड बाय जॉन डीवी, ये आपने याद रखना है। और एक बात आपने और याद रखनी है, WH किलपैट्रिक ने, ये आपको मैं नाम लिख देता हूँ, WH किलपैट्रिक WH किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड को जो था वो पॉपुलर किया था, प्रसिद्ध किया था। ये भी आपने याद रखना है। फाउंडर जो थे परियोजना विधि के प्रोजेक्ट मेथड के वे जॉन डीवी थे, लेकिन उसके बाद इसे प्रोजेक्ट मेथड को जो पॉपुलर किया था, पॉपुलाइज्ड किया था, प्रसिद्ध किया था, वे WH किलपैट्रिक ने किया था। ये आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड को जो था वो पॉपुलर जो था वो किसने किया था और फाउंडर कौन थे। ये भी दो अलग क्वेश्चन है, तो ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द टर्म नाइपा रेफर्स टू, तो नाइपा शब्द से जो अभिप्राय है वे क्या है। तो टर्म नाइपा जो है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का, वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नाइपा की जो फुल फॉर्म है वे क्या है, वे आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन न्यूपा की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, क्योंकि एक बार ये पूछी गई थी। न्यूपा की जो फुल फॉर्म है, एक नाइपा है एक न्यूपा है। तो नाइपा की जो फुल फॉर्म है, नाइपा की फुल फॉर्म आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। उसी तरह न्यूपा की जो फुल फॉर्म है, तो न्यूपा की जो फुल फॉर्म है बस आपने यू की जगह, आई की जगह यू, इंस्टीट्यूट की जगह क्या आ जाएगा, यूनिवर्सिटी आ जाएगा। ये आपने याद रखना है। तो न्यूपा की जो फुल फॉर्म होगी वे आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो बस इसमें यू का फ़र्क है, यू की जगह क्या आ जाएगा आपका, यू की जगह आपकी यूनिवर्सिटी आ जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम ही है नाइपा की तरह। तो नाइपा की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। न्यूपा की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि कोठारी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, तो कोठारी आयोग की जो नियुक्ति थी वे कब की गई थी। तो कोठारी कमीशन जो था ये आपको पता है 1964 में इसकी नियुक्ति की गई थी। 1966 में इसने जो थी अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह कोठारी कमीशन के बारे में बात करते हैं। इसे भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले आपने नोट कर लेना है कि कोठारी कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है। तो कोठारी कमीशन को जो है वो इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है।
और इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, डॉक्टर DS कोठारी थे, ये भी आपने नोट कर लेना है। इसलिए इसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इस कमीशन को 1964 में जो था वो अपॉइंट किया गया था भारत सरकार द्वारा। और इस कमीशन ने 29 जून 1966 को जो थी इसने जो अपनी रिपोर्ट थी वे वो चीज़ सबमिट की थी, ये भी आपने याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात और है, या इस कमीशन से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट थी उसे जो शीर्षक था उसका जो टाइटल था वे क्या था, तो वो ये आपने नोट कर लेना है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये भी आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन जो था वो एग्ज़ाम में पूछा गया था, HPU B.Ed एंट्रांस आई थिंक 2021 या 22 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोठारी कमीशन ने, या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है इसे, उसने जो अपनी रिपोर्ट थी उसको जो शीर्षक दिया था, टाइटल दिया था, वे क्या दिया था, तो वे एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट दिया था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि एजुकेशन कमीशन दैट वाज अपॉइंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड, आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग जो है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन हमने कई बार ये डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उसे कहा जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है उसे कहा जाता है। ये आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया जो है वो शिक्षा आयोग है, एजुकेशन कमीशन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कृष्णन जो थे वे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो थे वो अध्यक्ष थे। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बात करते हैं। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, ये भी आपने याद रखना है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो है वो हम टीचर डे मनाते हैं, अध्यापक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ये भी आपको जनरल सी बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और एकमात्र ये भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर जो हैं वो रहे हैं, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो एजुकेशन कमीशन जो था वो आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो अपॉइंट किया गया था उसे क्या कहा जाता है, उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है वो कहा जाता है। और इसका जो गठन था वो 1948 में किया था, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। लॉर्ड मैकॉले हक में थे, लॉर्ड मैकॉले वाज इन फेवर ऑफ। तो क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है, मैंने पहले ही बताया है कि लॉर्ड मैकॉले जब भी अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है उनके नाम से, तो वो अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम के जो थे वो हक में थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड मैकॉले जो थे वो हक में थे एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड मैकॉले के विचार के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड मैकॉले जो थे वो भारतीयों की एक ऐसी श्रेणी बनाना चाहते थे, एक ऐसी कैटेगरी बनाना चाहते थे जो खून और रंग में जो है वो भारतीय, परंतु रुचि विचार नैतिक रूप से तथा सूझ से अंग्रेज हो या अंग्रेजों जैसे हो। ये उनका ऐसी एक कैटेगरी बनाना चाहते थे लॉर्ड मैकॉले जो थे वो इंडियन की। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते थे कि खून और रंग में भारतीय, परंतु रुचि विचार नैतिक रूप से तथा सूझ से अंग्रेज हो या अंग्रेजों जैसे हो। ये किसका विचार था, ये लॉर्ड मैकॉले का विचार था। लॉर्ड मैकॉले का जो विचार था वे 1835 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। तो वे मेनली जो थे वो अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जो इंग्लिश मीडियम के द्वारा थ्रू हो उसके फेवर में थे लॉर्ड मैकॉले जो थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुदालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, तो मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति थी वे कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1952-53 में जो था मुदालियर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अब बात कर लेते हैं मुदालियर कमीशन के बारे में। तो मुदालियर कमीशन को जो है वो इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी मुदालियर कमीशन को जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। 1952 में इसका जो था वो गठन किया गया था भारत सरकार द्वारा। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये आपने नोट कर लेना है। तो मुदालियर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, वाइस चांसलर थे। तो मुदालियर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के जो थे वो वाइस चांसलर थे, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो मुदालियर कमीशन था इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के ढांचे के रूप में 8+3+3, ये आपने याद रखना है, 8+3+3 प्रणाली को अपनाए जाने का जो था वो सुझाव दिया था मुदालियर कमीशन ने। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी इसके जाना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर एजुकेशन, किस संस्था का शिक्षा पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संस्था का जो है वो शिक्षा पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है? क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। राज्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य का जो शिक्षा पर होता है वो सबसे अधिक नियंत्रण होता है। आपको पता है शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है, कनकरेंट लिस्ट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। बोला गया कि एक्चुअल नेम ऑफ कोठारी कमीशन इस कोठारी आयोग का जो असली नाम है वे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, एजुकेशन कमीशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया था। तो कोठारी कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट टाइटल से जो है वो इसे प्रदान किया था, सबमिट किया था, ये आपने याद रखना है। 10+2+3 ये इन्होंने स्ट्रक्चर अपनाए जाने की सिफारिश की थी कोठारी कमीशन ने। इसके जो अध्यक्ष थे इस कमीशन के वे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। 1964 में ये अपॉइंट किया गया था कमीशन। 1966 में 29 जून 1966 को उसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि द रिपोर्ट ऑफ वर्धा स्कीम वाज पब्लिश्ड इन, तो बोला गया कि वर्धा योजना की जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित हुई थी। तो वर्धा स्कीम की जो रिपोर्ट थी वे कब प्रकाशित हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1938 जो है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्धा योजना की जो रिपोर्ट थी वे किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी? 1938 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि द यूनिवर्सिटी क्रिएटेड बाय सैंडलर कमीशन इज, तो सैंडलर आयोग द्वारा गठित किया गया विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगरा यूनिवर्सिटी जो है वो सैंडलर आयोग द्वारा जो है वो गठित की गई थी। अब सैंडलर आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। सैंडलर कमीशन जो था ये 1917 में इसे अपॉइंट किया गया था, सैंडलर कमीशन को। इस कमीशन को जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये आपने याद रखना है। सैंडलर आयोग को और किस नाम से जानते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है। और ये कमीशन जो था वो माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में 1917 में जो था उसे नियुक्त किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। तो सैंडलर कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे माइकल सैंडलर थे, ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है द मेजर प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज, तो मेजर प्रिंसिपल जो है बेसिक एजुकेशन का, प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत जो है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्रियाकलाप द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी जो है वो मेजर प्रिंसिपल है बेसिक एजुकेशन का, प्रारंभिक शिक्षा का। अगले प्रश्न में चलते हैं। एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन
की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? एनसीटी वाज पब्लिश्ड इन, तो एनसीटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे वर्ष 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनसीटी की जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। ये भी हमने पहले भी कई बार हमने क्वेश्चन जो है वो ये डिस्कस किया था। उसी तरह नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्थापना थी वे 1957 में हुई थी, ये आपको पता है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो 1985 में हुई थी। और NLM यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन की जो स्थापना थी वे मई 1988 में हुई थी, ये भी आपको पता है। एनसीटी की अगस्त 1995 में हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसे कहा जाता है। एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वो वर्ष 1961 में हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो मुख्य योगदान है वे क्या है? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो मुख्य योगदान है वे क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी हमने डिस्कस किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से किसको जानते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे बस नाम चेंज कर दिया है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो ये कहा जाता है मुदालियर आयोग को। तो मुदालियर कमीशन को और किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। और इनका जो मुख्य योगदान है ये था शिक्षा का व्यवसायीकरण यानी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मीन्स, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से अभिप्राय है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है वो मुख्य अभिप्राय है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मीन्स फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑन, तो भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो स्थापना थी वे कब की थी? क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, 18 जुलाई 1949 को जो है वो भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो थी वो स्थापना की थी। अब यूजीसी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो स्थापना थी, हाँ तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या कोई क्वेश्चन गलत है, अब वो प्रिंट जो है वो गलत हुआ है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यहाँ पे बोला है यूजीसी के बारे में, ठीक है। इंग्लिश में बोला है यूजीसी के बारे में और हिंदी में बोला है भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में की स्थापना कब की गई थी। तो अब यहाँ देखो, हिंदी और इंग्लिश में जो है वो क्वेश्चन जो है वो अलग है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो अगर हिंदी में गलत है और इंग्लिश में ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, इंग्लिश वाला ही ठीक माना जाता है। अगर आपने मान लो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वे हिंदी को पढ़ के दिया है, हिंदी वाले प्रश्न को पढ़ के आपने इसका आंसर दिया है, तो वो आपका ठीक नहीं माना जाएगा। ठीक जो माना जाता है वो इंग्लिश वाला ही, इंग्लिश लैंग्वेज वाला ही माना जाता है। तो यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूजीसी की जो स्थापना थी वे कब की थी। अब इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूजीसी की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1953 को की गई थी, ठीक है। 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की स्थापना की गई थी, ये आपने याद रखना है। और संसद के एक अधिनियम द्वारा जो था वो 1956 में से एक वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था। तो यूजीसी की जो स्थापना है वे 1953 में की गई थी और 1956 में जो था इसे एक संवैधानिक बॉडी जो था वो बनाया गया था। उसी तरह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना थी वे कब की गई थी? 18 जुलाई 1949 को की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया होगा वो ही ठीक माना जाता है, ठीक है। तो आपने, तभी मैं बोलता हूँ कि आपने दोनों लैंग्वेज में जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। तो एनसीईआरटी का जो मुख्य कार्य है वे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को क्रियान्वित करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी। वे 1 सितंबर 1961 को हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। हार्टो कमेटी रिपोर्ट एम्फेसाइज्ड द नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन। हार्टो आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जो था वो बल दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है। प्राइमरी एजुकेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हार्टो कमेटी ने जो था वो प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जो था वो काफ़ी जोर दिया था, काफ़ी बल दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हार्टो कमेटी जो थी वो किस वर्ष में आई थी ये भी आपने याद रखना है। वर्ष 1929 में ये कमेटी आई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। इसका जो हेडक्वार्टर है वे कहाँ पर है। 108 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। नई दिल्ली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। सैंडलर कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन। तो सैंडलर आयोग की जो नियुक्ति थी वे कब की गई थी। तो सैंडलर आयोग की जो नियुक्ति थी वे वर्ष 1917 में की गई थी। 14 सितंबर 1917 को सैंडलर आयोग की जो थी वो नियुक्ति की गई थी और इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि द सेकंड रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज प्रेजेंटेड इन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूसरी समीक्षा प्रस्तुत की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो दूसरी समीक्षा प्रस्तुत की गई थी वह किस वर्ष में की गई थी। वर्ष 1992 में की गई थी, 1992 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस करना किया भी, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिराइव होता है तो एग्ज़ाम में जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी और एसपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है एचपीजी के, इंडियन जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सभी सेक्शन का अगर आप इम्पोर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो हैं वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ओनली रुपीज़ 200 का। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है, चाहे करंट अफेयर हो या अदर सेक्शन कोई भी हो, सभी सेक्शन का जो है वो आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है और उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बस आपके एग्ज़ाम को जो है वो अब कम ही दिन बचे हैं। एचपीयू के लिए तो मात्र आपके जो हैं वो 13 दिन बचे हैं और एचपीयू के लिए जो है वो आपके मात्र 22 दिन बचे हैं। तो अब आपने तैयारी जो है वो अपनी अच्छी तरह से करनी है। अब आपने तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है और वीडियोस को बिना स्किप किए हुए जो आपने पूरी वीडियोस देखनी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।